हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम ऑलरेडी हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा है। जितने भी जो एनटीए के द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, उसका जो एग्जाम होता है उसका जो पार्ट बी जो मतलब अपना सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर होता है उसके अपन प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जितनी भी हमारी पुरानी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके हम यहाँ पर डायरेक्टली पेपर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें उस एमसीक्यू के माध्यम से ये समझ सके कि किस प्रकार से यहां पर एनटीए का पैटर्न क्या है और वो किस अप्रोच पे हमसे यहां पर क्वेश्चन एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हमने एक आप लोगों के लिए बढ़िया सीरीज स्टार्ट करी है। पिछली सीरीज में जो है हमने लगभग 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट सीरीज देखने जा रहे हैं और ये सीरीज चूंकि थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि जो हमने 16 क्वेश्चंस भी अगर देखे हैं तो उन क्वेश्चंस का पूरा डिटेल्ड एनालाइज भी करा है, ठीक है। जो उसका डिटेल्ड जितना भी होता है उन डिटेल्ड को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि उसके आसपास से आगामी परीक्षा के लिए जैसे कि हमारा दिसंबर में जो अभी एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और कितने फैक्ट्स यहां पर बन सकते हैं वो सारी चीजें भी हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने दूसरा क्या करा है, इस सीरीज को बहुत ज्यादा लंबी ना खींचने की बजाय शॉर्ट शॉर्ट सीरीज रखी है लगभग 30 से 35 मिनट में, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से जो 15 क्वेश्चन का एक सेट और आपका एक टेस्ट तरीके से प्रैक्टिस हो जाए और आप उन 15 क्वेश्चंस को यहां पर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर एनटीए के द्वारा पूछे जा रहे हैं वो भी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ सको, ठीक है। तो हमारा जो कल हमने जो है हमने 66 आई थिंक, हाँ 66 तक हमने देख लिए थे। डेलनेट के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। जो हमारा डेलनेट है यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है वो हमने कल पूरा चर्चा कर लिया था, ठीक है। और मोर देन 9001 यहां पर हमें इसका आंसर मिला था कि जो हमारे भारत और विदेशी दोनों यहां पर जुड़े हुए हैं वो 9001 से भी अधिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 67 है यहां पर कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ केवार्ट, ठीक है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस बाय एनआईएसओ, ठीक है। यहां पर जो एनआईएसओ स्टैंडर्ड जो है उस केवार्ट का जो यहां पर प्राइमरी पर्पस यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो यहां पर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आसान सा प्रश्न है, ज्यादा टफ तो यहां पर प्रश्न नहीं है, ठीक है। मेन पर्पस पूछा है, ज्यादा यहां पर घुमाया भी नहीं है। हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में यहां पर है कि एनआईएसओ द्वारा कबाड़ अनुशंसित कार्य व्यवहार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखने को मिलता है कि पुस्तकालय ग्रंथ सूचीकरण प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहां पर देखने को मिल रहा है अंतर पुस्तकालय ऋण अनुरोधों को स्वचालित करना। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है यहां पर मेटा डाटा संधारणों को विषय वस्तु प्रदाताओं से ज्ञान आधार आपूर्तिकर्ताओं और पुस्तकालय में हस्तांतरण को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर 4 की अगर हम यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है यहां पर पुस्तकालयों के लिए डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रणाली विकसित करना, ठीक है। तो आप लोग सभी इसका आंसर दोगे। उससे पहले हम आपके लिए क्या करेंगे, एक बढ़िया सबसे पहले केबार्ट है क्या वो समझ लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली आप इसका आंसर बढ़िया तरीके से दे दोगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर केबार्ट क्या है। केबार्ट की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो केबार्ट की जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर नॉलेज बेसिस एंड रिलेटेड टूल्स जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। नॉलेज बेसिस एंड रिलेटेड टूल जो है केवार्ट की फुल फॉर्म है। और जो केवार्ट है यह एक प्रकार का एनआईएसओ का स्टैंडर्ड है। यह एक प्रकार का एनआईएसओ का स्टैंडर्ड है।
यह एक प्रकार का NISO का स्टैंडर्ड है और इसका यूजेस किस में किया जाता है हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो इसका यूजेस है यहां पर, जो केवार्ट का जो यूजेस है वो यूजेस क्या है। ठीक है, तो केवार्ट के यूजेस की अगर हम यहां पर बात करें, जितने भी हमारे ई जर्नल्स हैं, जो भी यहां पर हमारे ई जर्नल्स हैं, उसके साथ साथ जितने भी हमारी यहां पर ई बुक्स हैं, ठीक है, ई जर्नल्स हो गए, ई बुक्स हो गए, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे यहां पर ऑनलाइन डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन डेटाबेस जो है उनकी जानकारी को सही और मानकीकृत एक जगह स्टोरेज करना, संग्रहित रखने का जो काम है वो यहां पर केवार्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब केवार्ट के हमने यूजेस देख लिए, केवार्ट का इसके साथ साथ हम उद्देश्य देख लेते हैं, केवार्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, केवार्ट किस लिए यहां पर काम करता है, जो यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, तो केवार्ट जो होता है ना, वो यहां पर लाइब्रेरी के बीच, ठीक है, जितने भी हमारी लाइब्रेरी हैं, उन लाइब्रेरीज में जो पब्लिशर यानी कि जो प्रकाशक होते हैं, ठीक है, उन लाइब्रेरी में जो यहां पर पब्लिशर यानी कि प्रकाशक जो होते हैं, और प्रकाशक के साथ साथ उन लाइब्रेरीज में जितने भी यहां पर वेंडर जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रकाशक हो, उसके साथ साथ जितने भी यहां पर वेंडर हो, पब्लिशर और वेंडर्स के बीच यहां पर ई संसाधन, जितने भी यहां पर ई रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी यहां पर ई रिसोर्सेज होते हैं, उन ई रिसोर्सेज के बीच में जो मेटा डेटा होता है, उन मेटा डेटा को आदान प्रदान करने का जो काम होता है ना, वो यहां पर केवार्ट का मेन फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड देखो आपसे क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां से कह रहा है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स मेटा डेटा फ्रॉम कंटेंट प्रोवाइडर्स टू नॉलेज बेस्ड सप्लायर्स एंड लाइब्रेरीज। अभी हमने पढ़ा, देखो जो पब्लिशर्स है, प्रकाशक है, एंड वेंडर जो विक्रेता है, उन दोनों के बीच में नॉलेज बेस्ड मेटा डेटा ट्रांसफर की लिंक बनाने का जो काम है ना, वो यहां पर केवार्ट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है, चले क्वेश्चन नंबर 68 पे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 67 हमने बहुत अच्छे से यहां पर डील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है यहां पर कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ALTO XML स्कीमा which was used with the Library of Congress metadata encoding and transmission schema। ठीक है, बताओ, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो यहां पर ALTO है, ALTO XML स्कीमा जो है, ALTO XML स्कीमा जो है, इसका प्राथमिक उद्देश्य या फिर प्राइमरी पर्पस, इसका यहां पर प्राइमरी पर्पस या फिर प्राथमिक उद्देश्य क्या रहने वाला है, इसका प्राइमरी पर्पस या फिर प्राथमिक उद्देश्य जो है, वो प्राथमिक उद्देश्य यहां पर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ALTO XML स्कीमा क्या है यहां पर। ठीक है, हम यहां पर ALTO की बात करें तो एनालाइज्ड लेआउट एंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम यहां पर बात करें तो एनालाइज्ड लेआउट, हो सकता है ये डायरेक्टली जो फुल फॉर्म है ना आपके आगामी परीक्षा में पूछ ली जाए, तो इन फुल फॉर्म्स क्योंकि यहां पर आप ध्यान देते जाना, यहां पर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यहां पर एनालाइज्ड लेआउट एंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एनालाइज्ड लेआउट एंड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यह जो है एक प्रकार का XML स्कीमा है। यह क्या है, एक प्रकार का, यह जो है XML स्कीमा है। ठीक है, और इसे यहां पर डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, तो इसके डेवलपमेंट की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, इसके डेवलपमेंट की अगर हम यहां पर बात करें तो इसका डेवलपमेंट जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसकी विकसित या फिर इसके विकास की अगर हम यहां पर बात करें तो इसको विकास यहां पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका विकास किया गया था। और ये क्या काम करता है, तो जितने भी यहां पर OCR है यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन है, उनके निचले टेक्स्ट, ठीक है, OCR का जो निचला टेक्स्ट होता है ना, OCR के निचले टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टू डिस्क्राइब द लेआउट एंड कंटेंट ऑफ फिजिकल टेक्स्ट रिसोर्सेज सच एज पेजेस ऑफ अ बुक और न्यूज़पेपर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा जितना भी यहां पर एनालाइज लेआउट है और जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो लेआउट यहां पर जो है, ठीक है, जो अभी हमने देखा, देखो एनालाइज लेआउट, और जो उसका टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट रिसोर्सेज है, चाहे वो पेजेस का हो, बुक का हो, न्यूज़पेपर हो, उसका लेआउट, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ ISO 259642। जो यहां पर ISO 259642 है, उसका यहां पर प्रिंसिपल पर्पस यहां पर क्या है? देखो यहां पर जो ISO 259642 जो यहां पर रहने वाला है, इसके अगर हम यहां पर प्राइमरी पर्पस की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो ये जो होता है विभिन्न शब्दावलियां, ठीक है, जितने भी हमारी यहां पर वोकेबलरीज जो होती हैं, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, या इसका मेन जो पर्पस है वो मेन पर्पस क्या है? ठीक है, इसके मेन पर्पस की अगर हम यहां पर बात करें तो अलग अलग शब्दावलियां, ठीक है, जितने भी अलग अलग जो शब्दावलियां हैं या वोकेबलरीज जो हैं, अलग अलग शब्दावलियां, ठीक है, जितने भी हमारी यहां पर विभिन्न वोकेबलरीज जो हैं, विभिन्न यहां पर वोकेबलरीज जो हैं, विभिन्न वोकेबलरीज जो है, उन वोकेबलरीज के बीच में, उन वोकेबलरीज के बीच या उन वोकेबलरीज के मध्य में मैपिंग द्वारा, मैपिंग द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करना, इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करना, इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करना इसका मेन पर्पस है। यहां पर इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करना ही इसका यहां पर मेन पर्पस है। टू सपोर्ट इंटरऑपरेबिलिटी बाय मैपिंग बिटवीन हेट्रोजेनियस वोकेबलरीज, यानी कि अलग अलग शब्दावली, यानी कि विभिन्न वोकेबलरीज के बीच में मैपिंग द्वारा, ठीक है, मैपिंग द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करना ही इसका मेन पर्पस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो यहां पर हिंदी में क्लियर दिया है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि विषम रूपीय शब्दावलियों के बीच मानचित्रण मैपिंग द्वारा अंतर परिवर्तनीय का अनुसमर्थन करना ही इसका मेन पर्पस या मुख्य प्रायोजन है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन डील कर सकते हैं कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क आर्किटेक्चर्स इज एसोसिएटेड विथ IBM, यानी कि IBM से संबंधित नेटवर्क संरचना जो है वो यहां पर कौन सी है? क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि IBM से संबंधित, IBM से संबंधित यहां पर नेटवर्क संरचना कौन सी होने वाली है? IBM से संबंधित यहां पर जो नेटवर्क संरचना है वो नेटवर्क संरचना यहां पर कौन सी होने वाली है? ठीक है, यहां पर जो SNA है, यानी कि सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं, यहां पर क्या जो SNA है, SNA यानी कि सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, यहां पर जो SNA है यानी कि सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है ना,
सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी कि जो एसएनए है उसे यहां पर आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। उसे यहां पर आईबीएम के द्वारा, उसे यहां पर याद रखना, आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। उसे यहां पर आईबीएम के द्वारा विकसित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्या है? यह एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। यह जो है ना, यह एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, यानी कि यह एक प्रकार का केंद्रीकृत नेटवर्क है। यह जो है, यह एक प्रकार का केंद्रीकृत नेटवर्क यहां पर होने वाला है। यह एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क या केंद्रीकृत नेटवर्क है। और इसका जो मुख्य फंक्शन है, जितने भी हमारे मेन फ्रेम सिस्टम है उनको यहां पर कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जितने भी हमारे यहां पर मेन फ्रेम जो सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे यहां पर, ध्यान रखना, जितने भी हमारे यहां पर मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं उन मेन फ्रेम सिस्टम्स को यहां पर कनेक्ट करने के लिए इसके द्वारा सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर आईबीएम के द्वारा यहां पर बनाया गया है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड विथ आईबीएम? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क संरचना आईबीएम से संबंधित है? तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी कि एसएनए। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे, क्वेश्चन नंबर 71 डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 भी यहां पर सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो पास, ठीक है, यहां पर पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर की तरह यहां पर काम करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की तरह यहां पर काम करता है। ठीक है, अगर हम यहां पर पास की बात करें यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफ अ सर्विस की अगर हम यहां पर बात करते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ अ सर्विस की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो यह जो है प्लेटफॉर्म ऑफ अ सर्विस, ये जितने भी हमारे यहां पर डेवलपर्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे यहां पर जितने भी यहां पर डेवलपर्स हैं, उन डेवलपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उन डेवलपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उन डेवलपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहां पर प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, कि उन डेवलपर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहां पर प्रोवाइड करता है या प्लेटफॉर्म देता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम डेवलपमेंट टूल्स मौजूद होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम डेवलपमेंट टूल्स यहां पर मौजूद होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रन टाइम डेवलपमेंट टूल्स यहां पर मौजूद होते हैं, यहां पर मौजूद होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल ऐप इंजन, क्योंकि गूगल ऐप जो इंजन है ना, यहां पर जो गूगल ऐप है, ठीक है, वो एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जितने भी रन टाइम डेवलपमेंट है, ठीक है, जितने भी यहां पर जो डेवलपमेंट के द्वारा रन टाइम डेवलपमेंट के जितने भी यहां पर टूल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे यहां पर रन टाइम डेवलपमेंट के जो भी यहां पर हमारे टूल्स होते हैं, रन टाइम डेवलपमेंट के जो भी यहां पर टूल्स होते हैं, जो भी यहां पर वो यहां पर मौजूद होते हैं, वो यहां पर मौजूद होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखने योग्य बात है। क्लियर है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पीएसईएस का एक उदाहरण है? तो सब लोग इसका करेक्ट आंसर लगाना, गूगल ऐप इंजन। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 72 पे। डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 72 कि विच विजुअलाइजेशन फीचर,
विच विजुअलाइजेशन फीचर इन वेब ऑफ साइंस हेल्प्स आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन साइटिंग एंड साइटेड आर्टिकल्स। ठीक है, एक बार हिंदी वालों के लिए भी बता देते हैं कि वेब ऑफ साइंस में कौन सी दृश्यकरण विशिष्टता उद्धरण और उद्धृत आलेखों के बीच संबंधों की पहचान करने में सहायता करता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह हिंदी अगर आप लोगों ने बहुत किसी ने अगर हिंदी पढ़ी है और हिंदी पढ़ने के दौरान जब आपने ग्रामर पढ़ी है, ठीक है, तो यहां पर ग्रामर में ना उद्धरण या दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। देखो जब भी हम कोई साइटेशन लिखते हैं और साइटेशन नेटवर्क ग्राफ जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें एक आइडेंटिफाई रिलेशन बनाना पड़ता है बिटवीन साइटिंग एंड साइटेड आर्टिकल्स के बीच में। तब हम यहां पर इकहरा चिन्ह या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह का यहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे हम यहां पर बोलते हैं साइटेशन नेटवर्क ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको हम यहां पर? साइटेशन रिपोर्ट या फिर साइटेशन नेटवर्क ग्राफ कहते हैं। साइटेशन रिपोर्ट या फिर साइटेशन नेटवर्क ग्राफ के नाम से भी इसे जानते हैं। साइटेशन नेटवर्क ग्राफ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, साइटेशन नेटवर्क ग्राफ। विच विजुअलाइजेशन फीचर इन वेब ऑफ साइंस हेल्प्स आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन साइटिंग एंड साइटेड आर्टिकल्स। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाना साइटेशन नेटवर्क ग्राफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग 73 के हाउ मैनी इनहेंसमेंट्स एंड बग फिक्सेस आर इन कोहा। ठीक है, जो हमारा कोहा है उसमें कितने यहां पर बग फिक्सेस हैं और कितने यहां पर इनहेंसमेंट यानी कि अभिवर्धन है। ठीक है, नीचे आप सभी लोगों के ऑप्शन दिए, बताओ। सबसे पहले कोहा क्या है? ठीक है, कोहा की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कोहा जो है ना एक प्रकार का ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक प्रकार का दोस्तों ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक प्रकार का ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक प्रकार का ओपन सोर्स, ध्यान रखना, एक प्रकार का ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोहा क्या है? तो बहुत अच्छे से ध्यान देने योग्य बात है कि कोहा एक प्रकार का ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यहां पर एनहेंसमेंट यानी कि संबंधित समस्याएं और बग फिक्स यानी कि त्रुटि सुधार की बात की जा रही है। तो कोहा में यहां पर 23/5/2003 तक कितने एनहेंसमेंट और कितने बग फिक्सेस यहां पे किए जा चुके हैं। ठीक है, तो 4 एनहेंसमेंट एंड 44 बग फिक्सेस यहां पर किए जा चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर सबको एक आइडिया लगता जा रहा होगा कि यहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सीरीज के आपको हेल्प से ये समझ आता जा रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आपके यहां पे पूछे जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर इंप्लीमेंटिंग सिंगल पेयर इथरनेट। ठीक है, जो एसपी सिंगल पेयर इथरनेट जो होता है इन मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर आईओटी डिवाइसेस विच IEEE 802.3 प्रोजेक्ट वुड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी रेफरेंस्ड। यहां पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहां पर प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जो है उनके लिए यहां पर जितने भी उपकरण जो हैं, ठीक है, उनके लिए जितने भी यहां पर उपकरण हैं उन उपकरणों से संबंधित सिंगल पेयर इथरनेट हेतु, उन उपकरणों से संबंधित यहां पर सिंगल पेयर इथरनेट हेतु, सिंगल पेयर इथरनेट हेतु कौन सा प्रोजेक्ट यहां पर IEEE से संबंधित है। डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर IEEE P802.3DA यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से। 75 हमारा क्वेश्चन क्या कहने वाला है, ठीक है। 75 क्वेश्चन क्या है हमारा, ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 है यहां पर, while using incoming server in SSL TLS encryption, what is the part for setting up Gmail with MS Outlook Express? ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि SSL TLS कूटलेखनों में अंतर्वाही सर्वर का प्रयोग करते समय MS आउटलुक एक्सप्रेस से जीमेल स्थापित करने का पोर्ट यहां पर क्या रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्राइब देता हूं। क्या होता है जब हम किसी, याद रखना, जब भी हम किसी ईमेल क्लाइंट, जब हम किसी यहां पर ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक में, ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक में, जब भी हम किसी ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक में जब भी हम जीमेल सेट करते हैं, ठीक है, तो ईमेल प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है और वो प्रोटोकॉल होता है यहां पर IMAP। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, वो होता है यहां पर IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। और उस IMAP प्रोटोकॉल का जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उस प्रोटोकॉल का जो यहां पर स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है, वो मानक होता है यहां पर 993, ठीक है। और भेजने वाला जो सर्वर होता है, वो भेजने वाले सर्वर को हम कहते हैं SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसका जो पोर्ट होता है, उसका पोर्ट भी आप लोग ध्यान रखना, हो सकता है आपके आगे पूछ लिया जाए, उसका जो पोर्ट होता है वो होता है 587 या फिर यहां पर 465, यहां पर भेजने वाले पोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और यहां पर जो जीमेल सेटिंग अप के लिए, जो यहां पर ईमेल क्लाइंट आउटलुक के लिए जो पोर्ट यहां पर यूज किया जा रहा है, वो यहां पर 993 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यहां पर यूज किया जा रहा है। कौन सा यूज किया जा रहा है, यहां पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यहां पर यूज किया जा रहा है। क्लियर है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 75 भी आपको 993 ये भी क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपसे पूछ लिया गया है कि इन गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी सेस ₹0.50 इज लिवाइड एज सरचार्ज ऑन, ठीक है। यानी कि जो गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, उसमें यहां पर लाइब्रेरी सेस के रूप में 0.50 रुपए का अधिभार जो है वो किस पर लगाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को सेस बता देता हूं। सेस जो होता है एक अधिभार या अतिरिक्त टैक्स होता है, जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम सरचार्ज या फिर सेस कहते हैं, ठीक है। जब भी यहां पर सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू किसी चीज पर कलेक्ट करना होता है, तो सरकार कुछ जैसे लिकर आइटम्स हो गए, इन सब चीजों पर सेस इंपोज्ड कर देती है। और इन सब चीजों पर सेस इंपोज्ड करने के बाद अतिरिक्त रेवेन्यू या अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति यहां पर सरकार को हो जाती है। अतिरिक्त राजस्व या रेवेन्यू की प्राप्ति यहां पर सरकार को इससे होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां पर गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी सेस, लाइब्रेरी के कलेक्शन के लिए लाइब्रेरी सेस के रूप में ₹0.50 यानी कि 50 पैसा किस पे लगाया गया था। सेस, वो सेस यहां पर गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा किस पर लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर प्रूफ लीटर ऑफ बियर। यहां पर जो लीटर ऑफ बियर जो अल्कोहल में आता है, यहां पर प्रूफ, उसके बियर के प्रति प्रूफ पर यहां पर गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा 0.50 रुपए यानी कि 50 पैसे का सेस लगाया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि हाउ मेनी कोर क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड इन लिवक्वेल सर्वे, ठीक है। यहां पर लिवक्वेल सर्वेक्षण में कितने मूल प्रमुख प्रश्न प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो लिबक्वेल है, ठीक है, लिबक्वेल क्या है, तो लिबक्वेल एक ऐसा उपकरण है,
लिबक्वायल यहां पर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग, लिबक्वायल एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पुस्तकालय, जो इतनी भी यहां पर लाइब्रेरीज है, जिसका उपयोग यहां पर पुस्तकालय के द्वारा, जिसका उपयोग यहां पर पुस्तकालय या लाइब्रेरीज के द्वारा अपनी सेवाओं की, यहां पर अपनी सेवाओं की गुणवत्ता, अपनी सेवाओं की क्वालिटी या गुणवत्ता मापने के लिए, अपनी सेवाओं की यहां पर गुणवत्ता कह सकते हैं, क्वालिटी मापने के लिए करते हैं, मापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसे हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जिसे हम यहां पर 3 श्रेणियों में बांटते हैं। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक है यहां पर अफेक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, दूसरी है यहां पर इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, और तीसरे रहने वाली है यहां पर पुस्तकालय का स्थान, यानी कि लाइब्रेरी एज अ प्लेस, ठीक है, अफेक्ट ऑफ अ सर्विस, इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड लाइब्रेरी एज अ पीस। तो ये चीज भी आप और यहां पर लिबक्वायल सर्वे से ध्यान रखना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। थोड़ा सा यहां पर एनटीए के द्वारा डीप पूछा गया था। यहां पर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पे जो यहां पर पुस्तकालय विकास है, उनका यहां पर 2023-2024 में जो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना यहां पर पैसा फंड यहां पर डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग के लिए उन विलेज और वार्ड के लिए यहां पर दिया गया था, और ये स्कीम किसके अंडर है यहां पर ये पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका, इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024 under which scheme ministry of finance government of India has allocated rupees 5000 crore for development and strengthening of libraries at ward and village panchayat level। ठीक है,